माय नेम इज अंकित कुमार। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एबीसी टॉक। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप जो करते हैं एक यूनिकॉर्न बिजनेस इसलिए नहीं बना पाते हैं ना, क्योंकि उनके पास रियल में अच्छे से जानकारी नहीं हो पाता है कि इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो कैसे काम करता है, कोई दूसरा को फाउंडर आ जाता है तो किस तरह से काम करता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोई दूसरा को फाउंडर कंपनी, पहले तो देखेंगे कि कंपनी स्ट्रक्चर क्या होती है, कंपनी क्या मतलब इक्विटी क्या होता है, उसमें शेयर्स क्या होते हैं, वैल्यूएशन किस तरह से निकाला जाता है, वो देखेंगे। और फिर देखेंगे कि कोई अगर थर्ड को फाउंडर या डायरेक्टर आता है तो किस तरह से इक्विटी का डायल्यूशन होता है और इक्विटी डायल्यूशन क्या होता है। मतलब ये टर्मिनोलॉजी सब टेक्निकल है, ये समझना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब फंडिंग लेने जाते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी सब बोला जाता है, तो आपको समझना जरूरी होता है। पहले आप ये समझ लेते हैं तो आसानी से आप कोई बोलता है तो उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि जब कोई थर्ड को फाउंडर आ जाता है तो किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करती है कंपनी स्ट्रक्चर। तो चलते हैं और फर्स्ट में देखते हैं कंपनी स्ट्रक्चर। कंपनी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कंपनी है, मान लेते हैं इस कंपनी का नाम एबीसी टॉक ही है, एबीसी टॉक, ठीक है। इस कंपनी में कंपनी क्या होता है, कंपनी एक सिर्फ शेयर होता है, ठीक है। जितना शेयर होगा वो एक कंपनी होती है। तो मान लेते हैं कि इसका इक्विटी शेयर जो कि जिस टाइम रजिस्टर कर रहे थे एमसीए के वेबसाइट पर जब कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स फिलिंग के समय वो उससे पूछा जाता है कि कितना शेयर आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम 1000 शेयर पे कंपनी रजिस्टर हुआ, 1000 शेयर पर कंपनी रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। तो उसका एक शेयर का प्राइस जो है सो 10 रुपया है, मान के लेते हैं। ये एबीसी टॉक से एक कंपनी है, ठीक है। उसका जब एमसीए पे रजिस्टर्ड हुआ तो उसका कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपये थे। तो कंपनी का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा कि 1000 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 रुपीज कंपनी का इनिशियल वैल्यू हो गया, ठीक है। और इसको एक जो ये 10,000 रुपीज जो भी डायरेक्टर देते हैं, डायरेक्टर हो गया, को फाउंडर हो गया, जो पर्सन कंपनी को क्रिएट करता है, रजिस्टर करता है, वो उस समय देता है, ठीक है। और वो ही डिसाइड करता है कि कंपनी का शेयर कितना होगा। ये कितना भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, जितना भी हो सकता है। लेकिन उसके अगर 1 करोड़ लेता है, ठीक है, तो अगर वो एक शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए रखता है तो उसको 1 करोड़ में 10 से गुना करके और उतना पहले पे करना पड़ेगा किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। तो मिनिमम जो स्टार्टअप होते हैं, जो छोटा मोटा स्टार्टअप होते हैं, इनिशियल वे में क्या होता है कि 1 से 2 लाख पर वो स्टार्ट करते हैं, और आइडिया अगर बहुत अच्छा है तो वो 10 से 15 लाख पे भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 से 2 लाख पे सही रहता है। अब देखते हैं कि जो कंपनी जो पैसा दिया ये 10,000 रुपया, उसको पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं, इसको पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं, जो कि उस टाइम कंपनी जो भी रजिस्टर कर रहा है तो वो देता है, गवर्नमेंट को देता है जब अकाउंट क्रिएट होता है कंपनी के नाम पे। तो ठीक है, तो मान लेते हैं, अब वो देखते हैं कि कंपनी कितनी वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 रुपये, ठीक है।
अब इसमें कोई भी कंपनी जैसे हो गया कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होते ही हैं, 2 को फाउंडर होना ही है। तो उसमें डायल्यूशन किस तरह से होगा, क्योंकि इक्विटी किस तरह से बढ़ेगा। मान लेते हैं कि किसी कंपनी में 2 को फाउंडर है, एक को फाउंडर C1 है, एक को फाउंडर C2 है, ठीक है, और दोनों का इक्विटी जो है 50-50% का इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% इसको भी मिल रहा है, इसको भी शेयर जो है 50% मिल रहा है। तो यहाँ पर तो टोटल शेयर कंपनी का कितना है 1000, तो 500 शेयर इसको भी मिलेगा, 500 शेयर इसको भी मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि कोई तीसरा को फाउंडर आना चाहता है उस कंपनी में, ठीक है, एक टर्म कंडीशन के साथ तीसरा को फाउंडर जो कि C3 है, C3 यहाँ पे आना चाहता है। वो कहता है कि हमको 20% कंपनी में इक्विटी चाहिए। तो ये C3 20% के साथ आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि C2 के पास 50% है, C1 के पास 50% है, तो ये 10% C1 को देगा, ये 10% सॉरी C3 को देगा, 10% यहां से निकला, 10% यहां से निकला, ये इसको 20% हो गया। तो रिमेनिंग जो है लेफ्ट देखते हैं, लेफ्ट 40% बच गया है। C1 जो को फाउंडर है C1 के पास 40% C2 के पास, और C3 के पास हो गया 20%, तीनों को मिलाकर 100% कंपनी का हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में तो आ ही जाना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो है, समझ करते हैं कि 10,000 रुपये अगर किसी कंपनी का शेयर है, इक्विटी मान लेते हैं इसको, और एक शेयर का प्राइस 10 रुपया है, ठीक है। 10 रुपया में तो कंपनी का इनिशियल वैल्यू हो गया 10,000 रुपये, ठीक है। अब 10,000 रुपये वो कैपिटल जो है, जो भी अमाउंट है वो अब पे किया, गवर्नमेंट को पे किया रजिस्टर्ड करने के लिए, उसका अकाउंट ओपन हुआ, ठीक है। और उसके बाद उसमें 2 को फाउंडर है, एक को फाउंडर जो है 50% लेता है, दूसरा को फाउंडर 50% लेता है। तो शेयर 500 इसका हुआ, 500 इसका हुआ। तो और फिर आता है कोई और को फाउंडर, कुछ दिनों बाद और कोई और को फाउंडर आता है C3 क्या कहता है कि हमको 20% कंपनी में चाहिए। तो वो क्या होगा कि डायल्यूशन होगा इक्विटी, इसको इक्विटी डायल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, C1 जो होगा 10% लेगा देगा, और C2 10% देगा, दोनों को मिलाकर 20% हो जाएगा। ये अपना फंडा है कोई भी कंपनी में आने का। अब देखते हैं कि अनदर एग्जांपल, अब देखते हैं सेकेंड एग्जांपल कि किससे कोई भी कंपनी में अगर थर्ड को फाउंडर आता है, थर्ड डायरेक्टर भी आता है, तो अगर वो इक्विटी लेता है, तो एक अनदर एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से इक्विटी डायल्यूशन होता है 2 को फाउंडर के बीच। तो फिर तो वही कंपनी है, एक कंपनी है, 1000 शेयर है इसका भी, और ये शेयर हो गया इसका, और प्राइस है जो ₹10 है पर शेयर का प्राइस, ठीक है। अब एक तीसरा को ये कंपनी है, ठीक है, दूसरा कोई कंपनी है एबीसी नाम है इस कंपनी का, एज एग्जांपल ले लेते हैं। तो को फाउंडर फर्स्ट है, उसके पास इसका शेयर जो है 80% है, ठीक है, और को फाउंडर सेकेंड जो है, इसका जो शेयर है, इसका शेयर 20% है इसके पास टोटल कंपनी का। और यहाँ पे थर्ड को फाउंडर जो आता है C3, ठीक है, वो कहता है कि हमको 10% हमको इस कंपनी में चाहिए, ठीक है। तो अब इस जगह पे किस तरह से कंपनी का इक्विटी डायल्यूशन होगा वो देखते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक फंडा ये भी हो सकता है कि इक्वल दे सकते थे, क्योंकि 80% इसके पास है, 10% पुराना है, तो 5% ये दे देगा और 5% ये दे देगा, तो हो गई है। यहाँ पे इसको 10% मिल गया, यहाँ पे इसको 75% बच गया, 10% और यहाँ पे 15% हो गई 100% कंपनी की।
बट ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब इस तरह से नहीं होता, ये अप्रोच जो है रॉन्ग है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पे मान लेते हैं कि एक इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पूरा मिटा देते हैं पहले, यहाँ मिटा दिए। मान लेते हैं कि कंपनी जो है उसमें कहो फाउंडर को ₹X देना है। ठीक है, और जो C2 है ₹Y देना है। ठीक है, और ये कितना परसेंट मांग रहा है? 10%। ठीक है, तो हम अपना जो अलजेब्रा का पढ़े हुए थे 9th 10th में उसको यूज करके बनाते हैं। ऐसे सिंपल में भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक समझने के लिए हम अलजेब्रा का यूज करते हैं। सिंपल भी एक फॉर्मूला होता है, उसको लगा कर हम बना सकते हैं, लेकिन हम एक अलजेब्रा के थ्रू हम इसको देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो एक इक्वेशन बनता है कि टोटल कंपनी इसको जोड़कर 100% होगा। तो x प्लस 10 प्लस y, टोटल कंपनी का परसेंटेज क्या है? 100%। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इक्वल बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 50% जो इसके पास था, पिछले एग्जांपल में हम देखे थे कि 50% इसके पास था, तो 50% इसके पास भी है, तो 50y और 50y 1 होना चाहिए था। इस तरह से पिछले एग्जांपल में देखे थे, तो उस एग्जांपल को हम इसमें अगर फिट करें तो 80y 20 इक्वल टू xy ये अपना सेकेंड इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन यहां पे आ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें अलजेब्रा, अगर आपने कभी पढ़ा हो 9th 10th में, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, एक बेसिक अलजेब्रा जो होता है उसको इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 4y इक्वल टू x। तो x का अगर वैल्यू जो हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं यहाँ पे, तो 4y प्लस 10 प्लस y इक्वल टू 100। ठीक है, 5y इक्वल टू, और ये 100 में से ये 10 इक्वल टू को उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, माइनस होकर सब्ट्रैक्ट होकर ये 90 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 19y5 इक्वल टू, कट गया यहाँ पे, तो 18 आ गया। तो y जो है C2 जो होगा इसके बाद कितना बच गया? 18। ठीक है, मतलब ये तो y जो अपना था, ठीक है, वो y जो C2 जो अपना को फाउंडर सेकेंड था, वो 18% उसका बचता है, इसका मतलब वो 2% दे देगा। ठीक है, अब इसका अब जो y का जो वैल्यू आया है वहां पे ये पुट कर देते हैं यहाँ पे x में, तो x इक्वल टू है 4y, तो 4 इंटू 18 तो 72। तो इसके पास कितना बच गया? 72। C1 जो था उसके पास 72 बच गया। ठीक है, तो अब ये कितना दिया होगा? 8% ये दिया, 2% ये दिया, मतलब ये 10% हो गया, तो 72%, 10% ये C3 के पास हो गया, और इसके पास 18%, टोटल हो गया 100%। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब इक्वल आप इक्विटी दे सकते हैं, कि ऐसे भी हो सकता था कि 5% ये C1 दे दिया, 5% C2 दे दिया, 10% हो गया, तो इक्वल चला गया, और उसको 10% हो गया तो ये दे दिया। ऐसा नहीं होता कि अगर आप ज्यादा एक्वायर किए हुए हैं शेयर में किसी कंपनी का, तो आप जो शेयर डायल्यूशन होगा, तो जो भी C3 आपका जो को फाउंडर आएगा या C4 को फाउंडर आएगा, तो आप ज्यादा शेयर जो है सो आप उसको देंगे, और जिसके पास कम है वो कम देगा। तो इस तरह से काम करता है कोई भी कंपनी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर कंपनी में कोई इन्वेस्टर आता है, कोई भी अगर आप इन्वेस्टर खोजने गए, मान लिया कि कोई एंजल इन्वेस्टर आया, ठीक है, उस एंजल इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया,
तो आप उस तरह से किस तरह से जो कंपनी का इक्विटी लेता है, जैसे कि आप सुनते होंगे कि 10 लाख में 5% इक्विटी लिया और 15 लाख में 10% इक्विटी लिया, मतलब इस तरह से जो बड़े बड़े कंपनी हैं वो इक्विटी देते हैं, ठीक है। तो और किस तरह से वो डाइल्यूशन होता है, मतलब कि को फाउंडर्स के तरफ से जाता है कि क्या होता है, वो अगले वीडियो में हम देखते हैं। तो बने रहिए, थैंक यू।